गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित प्रश्नोत्तर, वन लाइनर प्रश्नोत्तर देखेंगे। महात्मा गांधी जी के पिता करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? राजकोट, पोरबंदर और वांकनेर का। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी जी का प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर संपन्न हुई थी? राजकोट। गांधी जी ने किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? श्यामलदास कॉलेज, भावनगर में पढ़ाई की थी। गांधी जी ने कानून की पढ़ाई किस देश में की थी? यूनाइटेड किंगडम में की थी। गांधी जी का अल्पायु 13 वर्ष में ही विवाह किसके साथ संपन्न हुआ था? कस्तूरबा गांधी से। गांधी जी का 13 वर्ष में ही विवाह हो गया था कस्तूरबा गांधी जी से। महात्मा गांधी का ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? हरिलाल गांधी। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में ईस्वी में किसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे? गुजराती व्यापारी अब्दुल्ला के खिलाफ। नेशनल इंडिया कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कहाँ पर की थी? दक्षिण अफ्रीका, 1894 ईस्वी में। महात्मा गांधी सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? कोलकाता अधिवेशन में, 1901 ईस्वी में। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां पर वे कब तक रहे? 1910 ईस्वी तक रहे। गांधी जी ने ट्रस्टशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन कहां पर किया था? दक्षिण अफ्रीका, 1903 में किया था। गांधी जी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम कौन सा था? फिनिक्स आश्रम था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? वर्ष 1904 ईस्वी में की थी। महात्मा गांधी के बारे में सत्य कथन है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोटा में प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विविध अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रॉकिंस की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्र का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति से तात्पर्य क्या था? जन कल्याण के लिए सक्रियता। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया था, कौन सी विशेषता उसमें नहीं थी? सत्ता की विशेषता नहीं थी। गांधी के राजनीतिक संगठन में उप ठेकेदारों का उपयोग करने की व्याख्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जूलियस ब्राउन ने। कौन कहाँ करते थे? गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाता है। M.K. गांधी। कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कभी सही नहीं हो सकता है? M.K. गांधी। गांधी जी के जीवन दर्शन कार्य पद्धति पर सर्वाधिक प्रभाव किनका था? जॉन रॉकिंस और डेविड थोरो और लियो टालस्टॉय का था। गांधी जी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था? व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित। मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते थे? भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु निष्क्रिय एवं विरोध करने के लिए। हिंद स्वराज किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने लिखा था हिंद स्वराज।
महात्मा गांधी ने किस वर्ष हिंद स्वराज लिखा था? 1909 में लिखा था हिंद स्वराज। किस भाषा के हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई थी? गुजराती में। महात्मा गांधी के पदपारण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? 1898 के इटली अबिसिनिया युद्ध ने, चीन के बक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, और रूस जापान के युद्ध में जापान के विजय ने। मोहनदास करमचंद गांधी 2 दशक विदेश में रहने के बाद किस वर्ष भारत वापस आए थे? 1915 में भारत वापस आए थे। वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नक्सलवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? 9 जनवरी 1915 को। महात्मा गांधी किसको अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि भारत में वह प्रथम वर्ष खुले कान एवं मुंह बंद कर व्यतीत करे? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद। 1915 में स्थापित किया गया था, अहमदाबाद गुजरात में। चंपारण आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ला ने किया था आकर्षित। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? सत्याग्रह आश्रम था वास्तविक नाम साबरमती आश्रम का नाम। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में दिया था 1916 में। अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी का पहला कदम क्या था? चंपारण आंदोलन 1917। भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था जिसमें उन्हें सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया था? चंपारण आंदोलन। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ पर चलाया था? चंपारण में चलाया था। गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। चंपारण जनपद के 3 कोठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? किसानों द्वारा 3/20 भूभाग नील की खेती करना चाहते थे। गांधी जी का चंपारण आंदोलन क्या था? नील कृषकों की समस्याओं के समाधान हेतु चंपारण आंदोलन था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। चंपारण आंदोलन में किन किसान नेताओं ने गांधी जी के साथ संघर्ष में भाग लिया था? राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पोखरे, नरहरि पारेख, जेबी कपलानी, मजहर उल हक एवं अनुग्रह नारायण सिंह। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन नहीं था? रविशंकर व्यास नहीं था। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? एन.जी. रंगा ने किया था विरोध। गांधी जी ने बंधुओं मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? चंपारण से। 3 कठिया प्रणाली से शुरू किया था। चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू क्या है? भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित का होना। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। चंपारण आंदोलन के संबंध में सत्य कथा ने यह किसानों से जुड़ा था। इसे 3 कोठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था।
सत्य है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जेपी कृपलानी ने इसमें एम.के. गांधी का सहयोग दिया था, ये भी सत्य है। चंपारण कृषि जांच समिति अध्यक्ष थे F.G. रसलाई, सचिव M.E.L. टेन्नर, सदस्य महात्मा गांधी, राजा हजारी प्रसाद नारायण सिंह, D.J. रीड, L.C. आदमी और G. रेनी। बागन मालिकों के साथ समझौते के तौर पर गांधी ने उनके द्वारा किसानों से वसूल की गई अवैध राशि वापस लौटाने पर सहमति प्रकट की थी। उनके द्वारा कितने प्रतिशत की राशि वापस लौटानी थी? 25% राशि वापस लौटानी थी। किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी ने कहा था। कोई सरकार तब तक सेवा का उपकरण है जब तक वह लोगों की इच्छा और सहमति पर आधारित है। जब वह जनता को जबरदस्ती झुकने का प्रयास करती है तब वह दामन का औजार बन जाती है। इसलिए जिस समय जनता में उस आतंक का भय समाप्त हो जाता है, चाहे वह कानून का हो या अस्त्र शस्त्र का हो, तब वह दामन भी समाप्त हो जाता है। यह कथन महात्मा गांधी का था। गांधी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। महात्मा गांधी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? चंपारण आंदोलन में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था संबोधित महात्मा करके। 2017 ईस्वी का कौन सा महीना गांधी के चंपारण पहुंचने की 100वीं जयंती व्यक्त करता है? अप्रैल 2017। किसने दुखी आत्मा और दुखी हृदय छेदन नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? पीर मोहम्मद मुनीस ने। किसने लिखा स्वदेशी भी अन्य किसी अच्छी बात की मृत्यु का आलिंगन बना सकती है यदि इसे अंधश्रद्धा की तरह अपनाया जाए? यह महात्मा गांधी ने कहा था। अहमदाबाद आंदोलन। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? अहमदाबाद मिल आंदोलन में। अहमदाबाद मिल के आंदोलन में अहमदाबाद मिल की हड़ताल फरवरी-मार्च 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया था। वर्ष 1918 ईस्वी में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था? अहमदाबाद में। गांधी जी ने अपना दूसरा सत्याग्रह कब आरंभ किया था? मजदूरों को कम वेतन दिया जाने के विरोध में। महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? अहमदाबाद संघर्ष। किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? सूती मिल कामगारों के लिए। महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के कारण 1918 के अहमदाबाद मिल के हड़ताल में मजदूरों के बोनस में कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई थी? 35% वृद्धि हो गई थी। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में स्थापना की थी। गांधीयन इनोवेशन। गांधी जी का नवाचार का क्या तात्पर्य है? कम निवेश से अधिक उत्पादन एवं अधिक लोगों के लिए। गांधीयन इनोवेशन शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? प्रोफेसर C.K. प्रहलाद एवं R. मोसेलकर द्वारा। गांधी जी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन है। वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना के केंद्रीकरण विरोधी है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। M.K. गांधी के अनुसार अर्थव्यवस्था का सामाजिक एवं आर्थिक सुधार किस विधि द्वारा किया जा सकता है? उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी की सहयोगी अनुसुईया बहन किसकी बहन थी? अम्बालाल साराभाई की बहन थी।
किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था? गांधी एवं तिलक ने। अब खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित प्रश्नोत्तर देखेंगे। महात्मा गांधी खेड़ा सत्याग्रह में क्या भूमिका निभाई थी? खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? अकल पढ़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने 22 मार्च 1918 ईस्वी में किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी के किस आंदोलन ने अनुयायी बनाने की प्रेरणा दी थी? खेड़ा आंदोलन में। मांगट्यू चैम्बर्सफोर्ड सुधार आंदोलन। मॉन्टेग्यू ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने के बारे में घोषणा कब की थी? 20 अगस्त 1917 ईस्वी में की थी। 20 अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू द्वारा प्रसिद्ध घोषणा में शामिल प्रमुख कारक थे। उस समय जारी युद्ध में भारतीय सहायता की बड़ी आवश्यकता थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग की एकता का भंग करना। मेसोपोटामिया इक्वायरी आयोग के द्वारा भारतीय सरकार का कठोर अभियान लगाना। भारत में मॉन्टेग्यू चैम्बर्सफोर्ड सुधार किस वर्ष से लागू किया गए थे? दिसंबर 1919 में। वर्ष 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं का पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्वराज्य अथवा सुशासन हेतु आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया था, जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने कौन सा अधिनियम पारित किया था? रोलेट एक्ट अधिनियम अंग्रेजों ने पारित किया था। रोलेट अधिनियम किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित था? सेडिशन कमेटी के आधार पर था। द आर्नाकलिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? रोलेट एक्ट कहा जाता था। रोलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1919 में रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? सन 1919 में लागू किया गया था। रोलेट एक्ट का क्या लक्ष्य था? बिना मुकदमे चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त और प्रक्रिया द्वारा करना। रोलेट एक्ट किस वर्षीय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड चैम्बर्सफोर्ड 1916 और 1921 ईस्वी काल में पारित हुआ था। रोलेट एक्ट अधिनियम 1919 समेकित रूप से क्या था? इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया था और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। रोलेट एक्ट अधिनियम 1919 में संकेत यह था। ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रोलेट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम के बिना मुकदमे के राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दी गई थी 1919 ईस्वी में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? इसने लोगों को बिना मुकदमे चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था स्वतंत्रता को सीमित करना। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लागन न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? रोलेट सत्याग्रह था। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? रोलेट एक्ट का बनाना। इसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी। दी रोलेट एक्ट में किस अधिनियम में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवध को निषेध किया गया था?
919 ईस्वी मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में किया गया था। रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किसको राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? 6 अप्रैल 1919 को। किसकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे? डॉक्टर सफीउद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के खिलाफ से संबंधित था विरोध। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? रोलेट सत्याग्रह। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जलियांवाला बाग का सामूहिक हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर, पंजाब में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? माइकल ओ डायर ने दिया था। किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? बैसाखी के त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्बर्सफोर्ड थे। 1916 और 1921 ईस्वी तक रहे थे। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 14 अप्रैल 1919 ईस्वी को नाडियाड में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था? दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने। किसको मेंगटियू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषकृत किया था? जलियांवाला बाग नरसंहार को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? शंकरन नायर ने दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? इंटर कमीशन था। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? महात्मा गांधी को सौंपा गया था। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से किसने मारा था? उधम सिंह ने मारा था। प्रमुख घटनाएं और उनके वर्ष से संबंधित देखेंगे। प्रमुख घटनाएं और वर्ष। द अनकिला एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट मार्च 1919 को हुआ था। डॉक्टर सत्यपाल एवं सफीउद्दीन किचलू की गिरफ्तारी 9 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड उपाधि की परित्याग 30 मई 1919। मांटेग्यू चैम्बर्सफोर्ड सुधार की घोषणा 1919 में। कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन दिसंबर में 1919 में हुआ था। सर माइकल ओ डायर का वध 13 मार्च 1940 को हुआ था। विविध प्रश्नोत्तर। किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था उनकी मृत्यु के मुझे विधुर बना दिया? मगनलाल गांधी के। महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे, यह किसने कहा था? लेरी कालिस और डोमिनिकाला पियरे ने कहा था। आगामी पीढ़ियां सहित ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने विचार व्यक्त किया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1879 में। 1955 ईस्वी में द पुस्तक एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित थे? खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वैविक्त सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित थे महात्मा गांधी। किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? स्वदेशी आंदोलन एवं बारदौली का आंदोलन में महात्मा गांधी ने नेतृत्व नहीं किया था। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? वाकोमा
सत्याग्रह में भाग लिया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने गरीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? C.F. एंड्रूज दीनबंधु थे। महात्मा गांधी के गरीबी अंग्रेज मित्र थे दीनबंधु, C.F. एंड्रूज एंड दीनबंधु। गांधी के संदर्भ में सत्य कथन ने जातिहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। असहयोग आंदोलन शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सभी सत्य है गांधी जी के संबंधित। कांग्रेस के किस अधिवेशन तक गांधी जी की आत्मकथा लिखी गई थी? नागपुर अधिवेशन 1920 में। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? गुजराती भाषा में। महात्मा गांधी के आत्मकथा के विषय में सत्य है। 3 कोटिया प्रथा का इसमें वर्णन है। सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति इसमें वर्णन है। इसमें इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का वर्णन है। ये सभी कथन सत्य है महात्मा गांधी से संबंधित। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी थी? M.K. गांधी ने लिखी थी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की थी? हमरूल लीग 28 अप्रैल 1920 ईस्वी की सदस्यता ली थी। किस लेखक ने महात्मा गांधी के प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? मार्टिन ग्रीन ने। गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किन की ओर मोड़ा था? आम जनता की ओर मोड़ा था। महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? 20 दिसंबर 1920 में धमतारी रामपुर में। महात्मा गांधी के जीवन की प्रमुख घटनाएं से संबंधित देखेंगे। घटना वर्ष चंपारण आंदोलन 1917 में महात्मा गांधी शामिल थे। अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी मार्च 1918 में महात्मा गांधी शामिल थे। खेड़ा आंदोलन 20 मार्च 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 महात्मा गांधी भी थे इसमें। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन 1928 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इन सभी आंदोलन में महात्मा गांधी शामिल थे। खिलाफत आंदोलन से संबंधित। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मोहम्मद अली शौकत अली ने किया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य था ये। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जमा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, कौन है? स्वामी श्रद्धानंद थे। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन मुख्यतः किस लिए किया था? खलीफा की पुनः संस्थापना के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए किया था। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। गांधी जी ने आशा व्यक्त की है कि असहयोग आंदोलन को किसके साथ जोड़कर भारत के 2 प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तुर्की से संबंधित था। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने किस वर्ष में किया था? बॉम्बे 1919 में किया था। खिलाफत समिति कब बनाई गई थी? सितंबर 1919 ईस्वी में बनाई गई थी। भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? लॉर्ड चैम्बर्सफोर्ड की सम्मति में। किसने खिलाफत आंदोलन के समर्थन दिया था? गांधी जी ने दिया था। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पुनः
प्रस्तुत नहीं होगा। महात्मा गांधी। किसने लिखा है कि जब मुसलमानों के महत्वपूर्ण हित खतरे में हो तब हिंदू उनसे दूर रहे तो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कांग्रेस का कोई अर्थ नहीं रहेगा, ये गांधी जी ने कहा था। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को चुना गया था। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किसके अध्यक्ष गांधी जी ने कहाँ संपन्न हुआ था? दिल्ली में संपन्न हुआ था। खिलाफत आंदोलन अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में संपन्न हुआ था। 1920 का खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ किए गए अन्याय के विरोध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था? तुर्की के खिलाफ किया गया था। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? इलाहाबाद, जून 1920 में। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। हकीम अजमल खां पदवी 1908 में। खिलाफत कमेटी ने अपने किस स्थान पर संपत्र बैठक में महात्मा गांधी को सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग विरोध के सुझाव को स्वीकार किया था? इलाहाबाद में। किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? मोहन मालवीय ने नहीं किया था खिलाफत आंदोलन का समर्थन। किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की थी? M.A. जिन्ना ने। महात्मा गांधी को किसने समाधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन का प्रोत्साहन ना करें? मोहम्मद अली जिन्ना ने। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई। खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों से समर्थन मिला। इसकी पहली पंक्ति से गांधी जी ने नेतृत्व किया था। इसके बावजूद आंदोलन को जोर जाता रहा है। क्यों? तुर्की में खिलाफत का पद खत्म कर दिया गया और तुर्की को बेहतर शर्त पेश की गई। किसने घोषणा की थी कि वह मुसलमान पहले है और भारतीय बाद में? मोहम्मद अली। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। कौन सी एक घटना से एंचिसन के इस कथन का संबंध है? खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 और 1922 में। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 में शुरू हुआ था। खिलाफत दिवस किस तिथि को मनाया जाता था? 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत आंदोलन की तिथि मनाया गया था। किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत के दो आंखें हैं? सर सैयद अहमद खान ने। 1921 का मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? खिलाफत आंदोलन की शाखा थी मोपला आंदोलन। किसके नेतृत्व में बनी सरकार द्वारा तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त घोषित करने से खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया था? 1924 ईस्वी में कमाल पाशा के नेतृत्व में। असहयोग आंदोलन से संबंधित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कहाँ पर असहयोग के विचार का उद्भव हुआ था? 1920 बम्बई के खिलाफत आंदोलन सम्मेलन में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1920 ईस्वी को शुरू किया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन था। 1 वर्ष में स्वराज्य का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय दिया था। किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? C.R. दास ने प्रस्तावित किया था। असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का क्या कारण था? खिलाफत प्रश्न और रॉलेट एक्ट तथा पंजाब में अत्याचार। किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? महात्मा गांधी ने लिखा था। किसके अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था? लाला लाजपत राय, कोलकाता, सितंबर 1920 ईस्वी में। असहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहां से अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया गया था? कोलकाता, सितंबर 1920 ईस्वी में।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में शामिल था। प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार, विदेशी सेवाओं का बहिष्कार, ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग, सरकारी स्कूल एवं कॉलेज का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, सरकारी करों का भुगतान न करना और न्यायालयों का बहिष्कार यह असहयोग आंदोलन में परिकल्पना शामिल थी। असहयोग आंदोलन के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन के परिकल्पना में शामिल था। यह सभी शामिल थे। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर देख लो, रिपीट। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में शामिल था। क्या क्या शामिल था ये देखेंगे। प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार करना, विदेशी सेवाओं का बहिष्कार करना, ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग करना, सरकारी स्कूल एवं कॉलेज का बहिष्कार करना, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, सरकारी करों का भुगतान न करना और न्यायालयों का बहिष्कार करना, ये सभी शामिल थे असहयोग आंदोलन से संबंधित। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया था। फलस्वरूप राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उसे प्रदेश का नाम क्या था? बिहार। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी कि जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिया था? केसर हिंद। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल ने छोड़ दी थी। किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं दे सके? बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी के साथ मुसलमानों ने किसने बाल गंगाधर तिलक की आरती उठाई थी? शौकत अली ने भी उठाई थी। महात्मा गांधी के साथ मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की आरती उठाई थी? शौकत अली ने उठाई थी। तिलक की मृत्यु पर किसने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? महात्मा गांधी ने। तिलक की मृत्यु पर किसने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया था? महात्मा गांधी ने कहा था। वर्ष 1920 एवं 1922 के बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इस सकारात्मक कार्यक्रम का अंश था स्वदेशी का प्रोत्साहन, अप्रत्यक्षता का हटाना, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रोत्साहन, ग्राम पंचायतों की स्थापना तथा राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना। किस क्षेत्र में राहुल साकलिया कृतयापन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय था? छापरा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी? पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जमुना दास, द्वारका दास और कावस जी, जहांगीर, पी सेठान, शीतलवाड़ 1920 में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। इन सभी ने 1920 में। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी ने कहा था। 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू। सफाउद्दीन किचलू, शौकत अली और यूसुफ हसन, डॉक्टर अंसारी, जितेंद्रनाथ बनर्जी। असहयोग प्रस्ताव का समर्थन क्या था? 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। कौन सी संस्थाएं असहयोग आंदोलन 1922 के दौरान स्थापित की गई थी? काशी विद्यापीठ 1920, गुजरात विद्यापीठ 1920 और जामिया मिलिया 1920। कौन सी संस्थाएं असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के दौरान स्थापित की गई थी? 1920 से 1922 के दौरान स्थापित की गई थी। काशी विद्यापीठ 1920 में 20 ईस्वी में, गुजरात विद्यापीठ 1920 ईस्वी में, जामिया मिलिया 1920 ईस्वी में स्थापित की गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा?
जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। जयप्रकाश नारायण ने छोड़ा था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा? जयप्रकाश नारायण ने छोड़ा था। शेष 20 दिन बचे थे। महात्मा गांधी के संबंध में सही तथ्य है। 1920 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया था। सभी सत्य है। असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 और 1922 नेशनल कॉलेज कोलकाता का प्राचार्य कौन था? एसी बोस, सुभाष चंद्र बोस था। असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 और 1922 नेशनल कॉलेज कोलकाता का प्राचार्य था एसी बोस, सुभाष चंद्र बोस। असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुट्टा जिले में कौन सा सशक्त आदिवासी आंदोलन का आरंभ हुआ था? चेंचू आंदोलन। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? चोरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। चोरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। चोरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली, गुजरात में थे। किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चोरी चौरा की सूचना दी थी? दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने दी थी। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। किस आंदोलन के वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, यह तो असफलता का स्वीकार करना है असहयोग आंदोलन से? चोरी चौरा घटना के प्रकाश में असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक कहाँ हुई थी? बारदोली में हुई थी। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर मुंजे ने। 1922 में मुल्सी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? पीएम बापटा, पांडुरंग महादेश बापटा ने किया था। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन है। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था। स्थगन का CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। असहयोग आंदोलन के महत्वपूर्ण तथ्य। इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 1922 तक थी। असहयोग आंदोलन के 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कारों की योजना थी। असहयोग आंदोलन में M.A. जिन्ना ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। जनता के मान से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रमुख घटनाएं वर्ष। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920। असहयोग प्रस्तावित दिसंबर 1920 कोलकाता में। असहयोग प्रस्ताव का अनुसमर्थन दिसंबर 1920 नागपुर में। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद 1920 में। जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ 1920 में। काशी विद्यापीठ बनारस 1920 में। चोरी चौरा में पुलिस गोलीकांड चोरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 में। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना जलाना 4 फरवरी 1922 में। बारदोली प्रस्ताव गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन 12 फरवरी 1922। गांधी जी की गिरफ्तारी 10 मार्च 1922। स्वराज पार्टी से संबंधित। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था स्वराज पार्टी का गठन। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना किन कारणों से की गई थी? काउंसिलिंग में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना। किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? CR दास। गया अधिवेशन 1922 में। असहयोग आंदोलन की असफलता बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक नई पार्टी बनाई थी? चित्तरंजन दास ने।
किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? मोहनदास, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी से संबंधित प्रमुख नेता कौन थे? C.R. दास अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंगार स्वराज पार्टी के संस्थापक मद्रास प्रांत में। स्वराज पार्टी से संबंधित प्रमुख नेता संबंधी देख रहे थे। विट्ठल भाई पटेल अध्यक्ष केंद्रीय असेंबली, NC केलकर प्रमुख नेता। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, इस प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? C.R. दास ने की थी। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध था? चित्रअंदाज था। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? C.R. दास। कांग्रेस के 1922-23 में स्वराज ग्रुप में कौन शामिल था? C.R. दास, मोहनदास, C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल खान, ये सभी ग्रुप में शामिल थे। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? M.A. जिन्ना ने। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था। 1923 के विधान परिषद चुनाव में स्वराज पार्टी ने कहां पर बहुमत हासिल किया था? मध्य प्रदेश, सेंट्रल प्रोसेसिंग में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? विट्ठल भाई पटेल, 1925 ईस्वी में। C.R. दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का अनेक दलों में विभाजन हो गया था और प्रतिक्रियावादी दल ने किसके लिए कार्य किया था? ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा के लिए। महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके वर्ष। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920। इंडिपेंडेंट पार्टी की बनाने का निर्णय 16 दिसंबर 1922। स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल, 1925 में। साइमन कमीशन से संबंधित। दक्षिण भारत में किस पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था? जस्टिस पार्टी ने। लखनऊ में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व कर रहे किन दो प्रमुख नेताओं ने पुलिस की लाठियां खाई थी? जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ भाई पंत ने। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टेनेली ने की थी। साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया था? नवंबर 1927 ईस्वी को नियुक्त किया गया था। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? 7। साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल से संबंधित था? सर जॉन साइमन ने। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड इरविन के। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक स्वरूप में बहिष्कार करने का निर्णय किया था? मद्रास अधिवेशन, दिसंबर 1927 ईस्वी में। दिसंबर 1927 ईस्वी में संपन्न कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? M.A. अंसारी। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? फरवरी 1928 ईस्वी में आया था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विजय के लिए आया था। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? सर जॉन साइमन के। साइमन कमीशन के सदस्यों में कौन उत्तरवादी था? सर जॉन साइमन, लिबरल पार्टी, क्लाइमेट इटली, लेबर पार्टी, बर्नल हडसन, लिबरल यूनियनिस्ट पार्टी, हैरी लेवी लॉसन और लिबरल यूनियनिस्ट पार्टी, सेसियल जॉर्ज गॉर्डन कन्वर्जेशन पार्टी से था। जज जुडिशन रिजल्ट्स लेन फॉक्स कंजर्वेटिव पार्टी से था और डोनाल्ड स्टेलिन परमा
परमार हार्वर्ड से संबंध था। साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार था? लॉर्ड बर्कानहेड थे। साइमन कमीशन यूनाइटेड किंगडम की संसद के कितने सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था? 7। भारतीय सर्वाधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? सर जॉन साइमन ने। साइमन कमीशन के संबंध में सही है, इसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन में किया गया था। साइमन कमीशन के संबंध में सही कथन देखेंगे। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। संघीय प्रकार के सरकार के लिए स्तुति की थी। इसने प्रांतों में देव शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुति दी थी। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। साइमन गो बैंक के नारे का निर्माण किसने किया था? यूसुफ मेहर अली ने। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर M.A. अंसारी, दिल्ली। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। इसके 7 सदस्य अंग्रेज थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। लाला लाजपत राय कैसे घायल हुए थे? साइमन कमीशन के विरोध में हुई लाठीचार्ज से घायल हुए थे लाला लाजपत राय। किसने कहा था कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूतों की आखिरी कील साबित होगा? लाला लाजपत राय। 1865 से 1928 ईस्वी तक। साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में हुई लाठी प्रहार के कारण चोट लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? 17 नवंबर 1928 ईस्वी में हुई थी मृत्यु। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? लाला लाजपत राय को दी गई थी। किसने लाला लाजपत राय को प्रिंस एमंग पीसमेकर कहा था? मोतीलाल नेहरू ने। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? 27 मई 1930 में प्रस्तुत की थी। इंग्लैंड में सार्वजनिक तौर पर वितरित करने के लिए 1930 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट की पहली भाग की चर्चा का विषय था संवैधानिक प्रगति था। नेहरू रिपोर्ट से संबंधित देखेंगे प्रश्नोत्तर। किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? मोतीलाल नेहरू। मार्च 1926 ईस्वी में सर तेज बहादुर सप्रुज अजयकर ने साइमन कमीशन की प्रतिदर में किसने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी? M.L. नेहरू ने 1928 ईस्वी में। नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था? विषय था मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में किन विषयों की अनुशंसा की गई थी? अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, डोमिनियन स्टेट, अधिराज्य का दर्जा की मांग। कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य था? तेज बहादुर सप्रू और सुभाष चंद्र बोस और G.R. प्रधान और R.S. जयकार, N.M. जोशी सर, अली इमाम और शोएब कुरैशी था। मोतीलाल नेहरू की समिति का सदस्य था। कांग्रेस दल के उग्र शाखा ने किसके प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे? इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लिंक की स्थापना की। वह लिंक किसके विरोध में स्थापित हुई थी? नेहरू रिपोर्ट में स्थापित हुई थी। वर्ष 1928 ईस्वी में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लिंक के गठन से कौन संबंध थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? 28 मार्च 1929 दिल्ली को। लाहौर अधिवेशन 1929 पूर्ण स्वराज्य। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? मौलाना हसरत मोहिनी। वर्ष 1921 में 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में किसने संपूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? हसरत मोहिनी ने। 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविनी घोषणा में क्या शामिल था? भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा।
पूर्ण स्वराज्य संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? JL नेहरू ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन का अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था? जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य किसके द्वारा घोषित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषित किया गया था। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? 1929 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी वो कौन सा था? लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया गया था? वर्ष 1929 में घोषित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? सर्वप्रथम में लाहौर अधिवेशन में 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर में फहराया गया था। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर संपूर्ण स्वराज्य प्राप्ति को स्वीकार किया गया था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प शामिल था भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी। किस राष्ट्र नेता ने 1929 में कहा था कि कांग्रेस कोई श्रमिक संगठन नहीं है बल्कि हर तरह के लोगों का एक बड़ा समूह है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को संपूर्ण स्वराज्य दिवस घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। पूर्ण स्वराज्य की बद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी का सदस्य सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। ईस्वी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के आदेशों के संपूर्ण अवज्ञा। महात्मा गांधी ने वायसराय को 31 जनवरी 1930 ईस्वी को एक पत्र लिखकर 11 सूत्री मांग प्रस्तुत किया गया जिसे न मानने पर क्या शुरू करने की चेतावनी दी गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला, यह कथन किससे संबंधित है? दांडी मार्च। इवेंट के प्रचार में गांधी जी द्वारा दांडी मार्च में यह कथन कहा गया था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने कितने समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? 78 समर्थकों के साथ में दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था? 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था और उसमें 78 व्यक्ति शामिल थे। गांधी जी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम अहमदाबाद छोड़ो स्वराज्य प्राप्ति के बाद ही लौटने का व्रत लिया था? 12 मार्च 1930 को। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? दांडी से प्रारंभ किया था। दांडी यात्रा के साथ ही कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था।
गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? साबरमती आश्रम अहमदाबाद से प्रारंभ किया था। दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था? नामक कानून तोड़ने के लिए शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? दांडी मार्च के बाद शुरू किया गया था। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? 24 दिन तक चली थी दांडी यात्रा। दांडी कहाँ पर स्थित है? नवसारी गुजरात में दांडी स्थित है। किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी ने दांडी कूच में सर्वाधिक की थी? गुजरात 31, महाराष्ट्र 13, उत्तर प्रदेश 8। किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो सर्वाधिक गुजरात के थे। गुजरात के 31, महाराष्ट्र के 13, उत्तर प्रदेश के 8। नामक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? 241 मील की दूरी तय की थी। नामक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? 241 मील की दूर। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? अंत तक लड़ो। आदर्श वाक्य तक शुरू की थी, अंत तक लड़ो। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम है नामक कानून का उल्लंघन कर स्वयं नामक बनाना, सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार, महिलाओं द्वारा शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़े की दुकानों पर शांतिपूर्ण धारणा, समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, कर अदायगी पर रोक, ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? नामक सत्याग्रह में। किसने गांधी जी के नामक आंदोलन में भाग लिया था? सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी, चट्टोपाध्याय, ये सभी ने भाग लिया था। 1, 2, 3 महिलाएं। किसने गांधी जी के नामक आंदोलन में भाग लिया था? सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी। दांडी महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी नामक मार्च का गंतव्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है? गांधी की दांडी यात्रा से 5 अप्रैल 1930 में कहा गया था। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की तिथि मानी जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की तिथि मानी जाती है। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नामक कानून का उल्लंघन किस तिथि को किया था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को किया था, नामक बनाकर। नामक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? अब्बास तैयब जी लिया था। ब्रिटिश नामक एकाधिपत्य के चेहरे अभिशापों को महात्मा गांधी ने किस रूप में उल्लेख किया था? एक सरल मूल्यवान ग्रामीण उद्योगों से लोगों को वंचित करती है, प्रकृति ने संपदा बहुलता में दी गई, उसका अनियंत्रित विनाश और खुद नष्ट करने का अर्थ है यह अधिक राष्ट्रव्याही है। भूखे लोगों से 1000% से भी अधिक वसूल करना, ऐसा कभी नहीं सुना गया था। गांधी जी की दांडी यात्रा नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी, यह कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? वेब मिलर था। किस अमेरिकी पत्रकार ने 1930 में महात्मा गांधी के नामक सत्याग्रह में साथ रहकर विवरण दिया था? वेब मिलर ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ के नामक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों के नेतृत्व किया था? दर्शना नामक धारण करने का किस यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता ने व्रत विवरण प्रदान किया था? वेब मिलर ने। किस अमेरिकी पत्रकार ने लिखा है कि दर्शना जैसे भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा? वेब मिलर ने कहा था।
महात्मा गांधी धरसन्ना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? यरवदा जेल में थे। आचार्य विनोबा भावे ने किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। किसे नामक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी? मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को सजा हुई थी। किसने अप्रैल 1930 ईस्वी में नामक कानून तोड़ने के तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? श्री राजगोपालाचारी ने। उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? हरिदास के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। उत्तराखंड से दांडी मार्च में किसने हिस्सा लिया था? ज्योतिराम कांडपाल तथा खड़ग बहादुर सिंह ने भाग लिया था। तमिलनाडु में नामक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? श्री राजगोपालाचारी ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन से कौन संबंध था? श्री राजगोपालाचारी, अब्बास तैयब जी और सैरजनू नायडू सविनय अवज्ञा आंदोलन संबंधित थे। मालाबार में कालीकट से पय्यनूर तक की नामक यात्रा किसने की थी? के कल्लप्पन ने की थी। किस राज्य के विभिन्न जिलों में नामक सत्याग्रह के मुख्यालय के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से शिवरम शिवरों की स्थापना की गई थी? आंध्र प्रदेश के। उड़ीसा के किस गांधीवादी नेता ने नामक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? गोपाल बंधु चौधरी ने। बादशाह खान एवं सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। खिदाई खिदमतार संगठन की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खां। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का क्या नाम था? खुदाई खिदमत गार 1929 ईस्वी। लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया गया था? अंग्रेजों को निकालने के लिए। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? लाल कुर्ती रेड शर्ट। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां। फुटियर गांधी का असली नाम क्या था? अब्दुल गफ्फार खान। फख्र अफगान की उपाधि किसे मिली थी? खान अब्दुल गफ्फार खान को मिली थी। खुदाई खिदमतकारों को आम लोग किस नाम से जानते थे? लाल कुर्ती वाले। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतकारों ने किसका आह्वान किया था? पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवाद, एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से कब इनकार किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। जया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? मणिपुर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। रानी गढ़ी नलिय उत्तर पूर्वी से एक स्वतंत्र सेनानी थी। वह किस राज्य से संबंधित थी? मणिपुर से संबंधित थी। नागालैंड की किस रानी ने गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी? रानी गोल्डियालिव को। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्सी के विरुद्ध विद्रोह किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया था? रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था। गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया था? 1934 ईस्वी में। भारतीय पूंजीपतियों द्वारा किस राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन दिया था। गांधी इरविन समझौता। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यरवदा जेल में बंद गांधी जी को कब रिहा किया गया था? 26 जनवरी 1931 ईस्वी को रिहा किया गया था। किसने गांधी इरविन समझौता का प्रारूप तैयार किया था? हर्बर्ट इमर्सन ने। गांधी इरविन समझौते पर कब
हस्ताक्षर हुए थे 5 मार्च 1931 ईस्वी को। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन के मध्य समझौता कहाँ पर संपन्न हुआ था? दिल्ली समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौते की प्रमुख शर्तें: नमक टैक्स से हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना, सरकारी नौकरी छोड़ने वालों को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर अहिंसा अभियोग नहीं था। गांधी इरविन समझौता मुख्यतः क्यों हुआ था? गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन के रोकने का प्रावधान किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को। गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी? तेग बहादुर सप्र एवं M.R. जयकार ने। किसने अरविंद गांधी को दो महात्मा कहा था? सरोजिनी नायडू ने। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को पुरस्कार कहा था? एल्वन कैंपबेल जॉनसन ने। कांग्रेस का कराची अधिवेशन। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। किसने गांधी इरविन समझौता प्रस्ताव को कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1931 ईस्वी में प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को प्रारूप तैयार किया जो 1931 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था? जवाहरलाल नेहरू। 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई सरदार पटेल के कर रहे थे? किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ था? कराची कांग्रेस 1931 ईस्वी में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में किस प्रतिनिधित्व डेलीगेट ने गांधी इरविन समझौते का विरोध नहीं किया था? पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने। गोलमेज सम्मेलन। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं को प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कब बुलाया गया था? 1930 ईस्वी में। किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? रेमजे मैकडोनाल्ड। 12 नवंबर 1930 ईस्वी में 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक। किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय विषयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? केटी पाल ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में सही है, यह 1930 में आयोजित हुआ था। इसे सर साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। इसका आयोजन लंदन में हुआ था। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभागी नहीं किया था। गांधी इरविन समझौते 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 7 दिसंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र क्या था? सेंट जेम्स पैलेस था। किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका क्या नाम था? SS राजपूताना। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे वहाँ तो कहाँ पर ठहरे थे? किंग्सले हॉल में। किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू।
मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई और प्यारेलाल नैयर ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। और द्वितीय गोलमेज में जो भाग लेने वाले नाम है महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और महादेव देसाई और प्यारेलाल नैयर। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो भाग नहीं लिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं लिया था, जवाहरलाल नेहरू ने भी नहीं लिया था, मौलाना आज़ाद ने भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। बंकिम प्लेस में 1931 में महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच मुलाकात के संदर्भ में सही तथ्य है। ये नवंबर 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच मुलाकात हुई। बंकिम पैलेस में सर सैमुअल हरे ने गांधी का परिचय सम्राट से करवाया। सम्राट ने उनसे पूछा, गांधी महोदय, आपने मेरे पुत्र की भारत यात्रा का बहिष्कार क्यों किया? गांधी ने उत्तर दिया, मैंने उनका बहिष्कार आपके पुत्र के रूप में नहीं किया, बल्कि ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में किया था। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 ईस्वी में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? लंदन से। किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हुए लेकिन इतर नहीं? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 14 अगस्त 1931 बम्बई में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की किस प्रश्न पर असफल रहा था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था सांप्रदायिकी प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौटने के बाद गांधी जी ने पुनः कब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? 3 जनवरी 1932 को। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1931 ईस्वी में। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि थे, मोहम्मद इकबाल। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? प्रथम और तृतीय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया था। 1930 और 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 स्तरों पर संपन्न हुई थी। गोलमेज एवं पूना पैक्ट के संदर्भ में सत्य कथन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर आम्बेडकर ने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल को रखा। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। सांप्रदायिक पंचायत और पूना पैक्ट से संबंधित किसने सांप्रदायिक निर्णय घोषित किया गया था? रेमजे मैकडोनाल्ड ने। सांप्रदायिक पंचायत का जनक कौन था? रेमजे मैकडोनाल्ड। कम्युनल अवार्ड की घोषणा के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? रेमजे मैकडोनाल्ड। रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 1932 ईस्वी में कम्युनल अवार्ड की घोषणा में किसे पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? दलित वर्गों को। अगस्त 1932 ईस्वी के रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था अछूतों के लिए। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं सीट आवंटन नहीं की गई थी? बौद्धों को। सांप्रदायिक पंचायत के संबंध में सही तथ्य है। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कारों की घोषणा की थी। इसके तहत प्रत्येक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों
से होता था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार दलितों के उत्थान हेतु सर्वाधिक क्या आवश्यक है? दलितों के लिए राजनीतिक शक्ति। किसने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि इनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बांधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? डॉक्टर बी एस मुंजे। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? कम्युनल अवार्ड के समय 20 सितंबर 1932 ईस्वी में शुरू किया था। उन्नीस ईस्वी के सामुदायिक आधुनिर्णय के स्पष्ट में भारत का वर्गीकरण राजनीतिक समुदाय में किया था। उस समय उस समुदाय का नाम, जिसे इस अस्वीकार्य वर्गीकरण से हटाने हेतु महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था, परगणित जातीय दलित जातियों से संबंधित। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानतः क्यों किया था? रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। बी आर अम्बेडकर एवं गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था, वह क्या कहलाता है? पूना समझौता। 24 सितंबर 1932 में पूना का समझौता हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात किस संपादित किया गया था? पूना समझौता को संपादित किया गया था। पूना पैक्ट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ दूसरा हस्ताक्षरी कौन था? मदन मोहन मालवीय। पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे? बी आर अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी ने किया था हस्ताक्षर पूना पैक्ट पर। किसने ऐतिहासिक 1932 ईस्वी के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया था? एम के गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किया था। 1932 ईस्वी के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्गों से संबंधित। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें दी गई थी? क्रम 71 एवं 147 सीटें दी गई थी दलित वर्गों के लिए। ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में क्या प्रावधान था? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का ऑल इंडिया अनटचबिलिटी लिंक, जो कालांतर में हरिजन सेवा संघ के रूप में जाना गया था, का गठन कब हुआ था? 30 सितंबर 1932 को हुआ था। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन था? घनश्याम दास बिरला। ऑल इंडियन अनटचबिलिटी लिंक बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवा संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष थे जी डी बिरला। गांधी जी ने 7 नवंबर 1933 ईस्वी को हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? वर्धा से। दलित वर्गों को हरिजन नाम किसने दिया था? गांधी जी ने। कौन सा समाचार पत्र 1932 ईस्वी में हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया था? नवजीवन। पूना पैक्ट। गांधी जी पृथक निर्वाचन के विरोध में आमरण अनशन पर चले गए थे। गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के मध्य एक संधि पर समझौता किया गया था, जिसे पूना पैक्ट के रूप में जाना जाता है। पूना पैक्ट के अनुसार दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन की औपचारिक संरचना को समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18% दलित वर्गों के लिए आरक्षित किए जाने का प्रावधान किया गया था। मदन मोहन मालवीय और एम.जी. राजा ने इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया।
प्रमुख दलित संगठन और उनके संस्थापक। दलित संगठन संस्थापक वर्ष। ऑल इंडियन डिप्रेस्ड क्लोसेस एसोसिएशन MC राजा 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑल इंडियन अनटचेबिलिटी लिंक हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी ने 1932 में स्थापना की थी। दलित वर्गों का संघ जगजीवन राम ने की थी 1935 ईस्वी में स्थापना। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन BR अम्बेडकर ने 1942 में इसकी स्थापना की थी। प्रमुख राजनीतिक घटनाएं और उनकी तिथियां। प्रमुख घटनाएं वर्ष। दांडी मार्च 12 मार्च 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को। कांग्रेस का कार्यकारी अधिवेशन 26-31 मार्च 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932। गांधी जी का पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। गांधी जी से संबंधित संपूर्ण प्रश्नोत्तर वन लाइनर कंप्लीट हो गए दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।